अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ अर्ज़ू काज़मी और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हमारे साथ एम्बेसडर अशोक सज्जनर साहब आज ज्वाइन किए उन्होंने। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। Thank you. Always a pleasure to be with you, Arjun. Thank you. थैंक यू सो मच सर। सर, ईरान पे बात करेंगे और जाहिर है कि आपसे अच्छा हमें कौन बता पाएगा कि इस वक्त ईरान की जो सिचुएशन है, कहा जा रहा है कि अमेरिका अटैक कर सकता है। ऐसे में पाकिस्तान की बात किए बगैर तो हम नहीं रह सकते। आप कहाँ देख रहे हैं पाकिस्तान इस वक्त किस मुश्किल में है, क्योंकि ईरान का साथ भी देना है और ट्रंप को भी ना नहीं हो सकती। तो आपके ख्याल से इस वक्त हमने अपने आप को एक बार फिर जैसे अफगानिस्तान में मुश्किल में फंसा लिया था, क्या ऐसा ही कुछ हुआ है या आपको लगता है कि नहीं इस बार पाकिस्तान कुछ सही स्टेप्स लेगा? और साथ ही साथ क्या ट्रंप वाकई में ईरान पे अटैक कर सकते हैं? जी, बहुत धन्यवाद आरजू, फिर से मुझे आमंत्रित करने के लिए। देखिए, मेरे विचार से ये जो पॉलिसी है राष्ट्रपति ट्रंप का, ये इनका अभी तक तो मुझे ऐसा लगता है जो मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी है, क्योंकि पिछले महीने भी आपने देखा होगा जो वहां पर प्रोटेस्ट वगैरह शुरू हुए, दिसंबर के आखिर में शुरू हुए, और फिर उन्होंने उनको ये धमकी दी, चेतावनी दी, जो अगर वहां पर आपने किलिंग्स नहीं रोकी, इनके ऊपर अत्याचार आपने नहीं रोका, तो हम आपके ऊपर हमला करेंगे। और फिर देखा ईरान ने उसके ऊपर कुछ कम कर दिया, तो वो बात वहां पर टल गई। परंतु अब फिर वो हो गया है, और अब जो नैरेटिव वहां पर बनाया जा रहा है, फिर दो नैरेटिव बन गए हैं। एक तो वहां पर जो उनके ऊपर प्रोटेस्टर्स के ऊपर, डेमोन्स्ट्रेटर्स के ऊपर, उनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं। उनको भी देखा है जो सड़कों पर बहुत वहां पर लाशें बिछी हुई हैं, बहुत उनकी सरकार की तरफ से अत्याचार हुआ है। और फिर दूसरा है उनका कहना, जो अगर आप न्यूक्लियर अग्रीमेंट हमारे साथ नहीं करते हैं तो फिर हम हमला कर देंगे। और पिछली बारी तो जब पिछले साल जून में इतने सारे वहां पर उन्होंने B-2 बॉम्बर से वहां पर अटैक किया था, उनकी जो भी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है, इस्फहान में है और दो तीन और जगह पर वहां पर, और उन्होंने कहा था हमने पूरी तरीके से वहां पर सब कुछ खत्म कर दिया है। वहां पर कोई भी उनके पास अब न्यूक्लियर मटेरियल नहीं है, न्यूक्लियर सेंट्रीफ्यूजेस नहीं है। तो अगर वो सब उन्होंने खत्म कर दिया है, तो फिर इतना जल्दी इतनी उतावली क्या है वहां पर ये न्यूक्लियर अग्रीमेंट की? तो ऑब्वियसली वहां पर जो कहा जाता है करीब 400 टन से ज्यादा उनके पास काफी हद तक एनरिच्ड यूरेनियम था, जो उन्होंने कहीं और ले गए थे। तो ये है। परंतु आप आज अभी अभी यही खबर आई है, जो आपने भी यकीनन आपके सुनने वालों ने भी ये सुनी होगी, जो वो उनके भी थोड़ी सी नरमी हो गई है अमेरिका की ईरान की तरफ, और उन्होंने कहा है जो ये हमें बातचीत करके बात करनी चाहिए। क्योंकि मैं समझता हूँ, देखिए, अमेरिका के लिए बहुत मुश्किलात हैं उसमें, ईरान के लिए भी बहुत मुश्किलात है, क्योंकि ईरान के ऊपर सैंक्शंस इतने पड़े हुए हैं। और देखा ये वाली जो पिछले महीने दिसंबर 28 को जो प्रोटेस्ट शुरू हुई थी, वो अभी तक जब से ये ईरानियन इस्लामिक गवर्नमेंट आई है वहां पर फरवरी 1979 से, तब से लेकर अब तक सबसे बड़े प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन वो अभी थे। हमने देखा है 2022 में भी हुए, जब मासा अमीनी का केस था, परंतु वो फिर एक स्तर पर आकर, एक लेवल पर आकर वो खत्म हो गए। परंतु अभी जो हुआ है वो इकोनॉमिक रीजंस की वजह से हुआ है। वहां पर रियाल का जो वैल्यूएशन था एकदम बहुत कम हो गया है, इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया है, तो इस वजह से हुआ था। और आपको याद होगा, आपके सुनने वालों को याद होगा, 1979 में जब रेवोल्यूशन हुआ था तो वो भी बाजारियों ने किया था। वो भी ज्यादा इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो वहां पर थे उस समय, आइडियोलॉजी भी थी, परंतु इकोनॉमिक इश्यूज पर बहुत ज्यादा था, आर्थिक चीजों पर। और इस बारी भी वही आर्थिक चीजों, और इसीलिए ये समझा जा रहा है जो ये बिल्कुल एक टर्निंग पॉइंट बनकर आ गया है। तो अगर वहां पर अमेरिका हमला करता है, तो वहां की जो सरकार है, इमाम ये अली खमेनी की सरकार जो है, तो वो पॉपुलर नहीं है, तो इसीलिए उनके विरुद्ध लोग राइज करेंगे और उनके लिए बहुत मुश्किल हो सकती है। तो ईरान के लिए तो ये बात है। परंतु अमेरिका के लिए भी कोई इतना आसान नहीं है, क्योंकि अगर वहां पर वो हमला करते हैं और इस रजीम को किसी तरीके से एकदम बहुत
खत्म कर देते हैं, बहुत ही डेसिमेट कर देते हैं, बहुत वीकन कर देते हैं, तो उसके बाद वो क्या करने वाले हैं, ये उनके पास कोई सोल्यूशन मेरे विचार से नहीं है, क्योंकि ईरान में कोई ऐसा लोकल ऑपोजिशन नहीं बना है जो कि उनके साथ काम कर सके। जैसे वेनेजुएला में हमने देखा, जो उनकी जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने एक्टिंग प्रेसिडेंट का पद संभाल लिया और वो बातचीत कर रही हैं अब इनसे, और उनके साथ काम भी कर रही हैं राष्ट्रपति ट्रंप के साथ, अमेरिका के साथ। परंतु ऐसे कोई ईरान में ऐसा नहीं प्रतीत हो रहा है जो कोई ऑपोजिशन जो अमेरिका के साथ काम करे। आखिरी बात इसमें यह है, जो ईरान ने ये भी धमकी दी है, जो अगर आप हमारे ऊपर हमला करेंगे तो हम आपकी जो सब बेसिस है यहाँ पर, और बहुत बेसिस हैं अमेरिका की, चाहे वो कतर में हो, यूएई में हो, बहरीन में हो, सऊदी में हो, हम सबके ऊपर हम हमला करेंगे, जिससे कि आपके जो सैनिक हैं उनको भी बहुत क्षति पहुंचेगी, उनको भी बहुत नुकसान होगा। तो ये अमेरिका के लिए भी ये दिक्कत की बात है। और फिर आखिरी चीज इसमें, जो भी यहाँ की वो सरकारें हैं, चाहे सऊदी हो, बहरीन हो, यूएई हो, उन सब ने अमेरिका को बता दिया है, जो आप हमारी किसी भी एसेट को इस्तेमाल नहीं कर सकते, मतलब हमारा एयर स्पेस, लैंड स्पेस, वाटर, किसी भी को आप उसमें वो नहीं कर सकते हैं, इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं ईरान के ऊपर किसी प्रकार का हमला करने के लिए। और उन्होंने एडवाइस किया है अमेरिका को, जो आप हमला मत करिए, क्योंकि नहीं तो ये रीजनल वॉर, बहुत इंस्टेबिलिटी वहां पर हो सकती है। तो इसीलिए मेरे विचार से ईरान को और अमेरिका को, दोनों को ये चीजें बैलेंस करनी है, जो भाई इसमें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस उनको करना है। और मेरे विचार से अभी उन्होंने ठीक ये किया है, जो हम न्यूक्लियर अग्रीमेंट के लिए हम बातचीत अब शुरू करते हैं। अब क्या टर्म्स कंडीशंस होंगे ये देखना पड़ेगा, परंतु मैं समझता हूं जो मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी राष्ट्रपति ट्रंप की है, इसका पहला नतीजा, पहला निष्कर्ष यही निकला है, जो टेम्परेचर्स थोड़े कम हो जाएंगे। परंतु आखिरी बात यही होगी इसमें, जो राष्ट्रपति ट्रंप के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता, वो कुछ भी अपना उसके बाद कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन सर पाकिस्तान को हमेशा से अमेरिका इस्तेमाल करता है। अब उसमें डेफिनेटली हमारे अपने जो गवर्नमेंट्स रही हैं या जो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट रही है, आप ये नहीं कह सकते कि उनकी गलती नहीं है। लेकिन एक बार फिर ईरान के टाइम पे भी ऐसा ही नजर आ रहा है कि शायद पाकिस्तान से कुछ कहा जाए अमेरिका की तरफ से, या गजा को लेके जो बात की जा रही है कि गजा में वहां पे ट्रूप्स भेजे जाएं, कभी ये कहते हैं भेज रहे हैं, कभी कहते हैं नहीं भेज रहे हैं। सर कहाँ पे आपको एक बार फिर ऐसा लग रहा है कि अमेरिका के साथ पाकिस्तान का होना जो है वो अभी उनको कोई बेनिफिट होगा, या एक बार फिर हम वही देखेंगे जो हमने अफगानिस्तान के टाइम पे देखा? देखिए, मेरा विचार तो ये है, जो हमेशा पाकिस्तान को अमेरिका ने इस्तेमाल किया है, और पाकिस्तान ने भी अपने शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट के लिए अमेरिका से जो फायदा उठाना था वो उसने उठाने का प्रयास किया है, अभी भी यही कर रहा है। जो अपने को पहले जब अफगानिस्तान में था तो अपने यहाँ से ट्रांजिट दे दिया, और जो जितने पैसे मिले वहां पर जो सपोर्ट मिला वगैरह, वो सब उससे उसने लेता रहा। और जब अमेरिका उसके ऊपर उसको कहता, जो उसके पास बहुत ये इतने टेररिस्ट उसने पाल रखे हैं, उनको सेफ हेवन दिया हुआ है, तो फिर एक छोटे मोटे टेररिस्ट को उठाकर अमेरिका को दे देता था। तो ये उसका था, जो जिसे कहा जाता है हंटिंग विद द रनिंग विद द हेयर एंड हंटिंग विद द हाउंड, जो दोनों ही काम वो करते थे, और अभी भी मेरे ख्याल से वही करने वाला है। जो ये तो बता रहा है, जो हम वहां पर जरूर जाएंगे, आर्मी लेकर जाएंगे, पर वो तो इसराइल ने मना कर दिया है, जो हमें ना कतर की फोर्सेस चाहिए, ना तुर्की के फोर्सेस चाहिए, ना पाकिस्तान के फोर्सेस चाहिए। तो वो उसमें तो थोड़ा सा वो उसमें निकल पाएगा, परंतु बहुत प्रयास किया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से, जो राष्ट्रपति ट्रंप की गुड बुक्स में आ जाए। परंतु मेरे विचार से ये बहुत ही शॉर्ट टर्मिज्म है, शॉर्ट टर्म होने वाला है। क्योंकि देखिए, अगर मैं तो ये समझता हूँ
आगे देखेंगे क्या होता है। जो अगर वहां पर क्रिटिकल मिनरल्स होते जिसके लिए कि राष्ट्रपति ट्रंप इतना उनके मुंह में पानी आ गया है, वो ललचा रहे हैं, अगर इतने ज्यादा वहां पर होते तो चीन उनको पहले कहीं ले लेता। ऐसा नहीं है, चीन वहां पर उनको छोड़कर नहीं रखता। जो भाई हम क्योंकि उसने तो पूरी दुनिया भर में जाकर, अफ्रीका में जाकर, दक्षिण अमेरिका में जाकर, सब जगह जाकर उसने जितने भी क्रिटिकल मिनरल्स थे सभी को उसने खरीद लिया है। तभी तो कहते हैं जो करीब 90% उसके पास पूरी दुनिया के जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं वो चीन ने अपना ओनरशिप कर लिया है, और उतना ही उसका प्रोसेसिंग भी उसी के पास है। तो मेरे विचार से तो कोई पाकिस्तान में ऐसा बहुत बड़ी मात्रा में कोई ऐसे वो क्रिटिकल मिनरल्स हैं नहीं। तो यहाँ पर वो दो चार एक उसमें डिब्बे में डालकर उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप को दिखा दिया, ये कुछ पत्थर हैं जो हमारे यहाँ पर हैं, आप देख लीजिएगा। मेरे विचार से इसका आगे कुछ होने वाला नहीं है। दूसरा, उन्होंने अपने यहाँ पर वो जो क्रिप्टो करेंसी का है वो उनके जो परिवार को, स्टीव विटकॉफ के परिवार को वगैरह वगैरह उनको दे दिया है। ठीक है, अपनी तरफ से वो पैसा उनके पास चला जाएगा। पर ईरान के बारे में जहां तक बात है तो मैं यही समझता हूं, जो जब पहली बार राष्ट्रपति ट्रंप ने बुलाया था आसिम मुनीर को और उनको लंच पर बुलाया था और उनको कहा था, मेरे विचार से तो यकीनन यही बात हुई होगी, जो जब हमें जरूरत पड़ेगी ईरान के ऊपर किसी प्रकार का हमला करने की, किसी प्रकार का वहां पर ये उनके विरुद्ध एक्शन लेने की, तो हमें सॉरी, चाहे ईरान पाकिस्तान की बेसिस कुछ चाहिए हो या हमें ओवरफ्लाइट करनी हो, तो वो हमें सहूलियत पाकिस्तान से मिलेगी, पाकिस्तान से दी जाएगी। और मैं समझता हूं वो कमिटमेंट जरूर पाकिस्तान ने दिया होगा, तभी इतना ज्यादा 1-to-1 जो उनका इंटरैक्शन हुआ है वो हुआ होगा। परंतु ये इसको पाकिस्तान को इट विल कम टू बाइट इट इन अ वेरी बैड वे, क्योंकि वहाँ की जो जनता है वो मेरे विचार से बिल्कुल भी इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। वैसे ही हम देख रहे हैं जो कैसे वहाँ पर अशांति फैली हुई है, चाहे वो बलूचिस्तान में हो या और जगह पर हो, हर उसमें, हर क्षेत्र में, हर महकमे में ऐसा वो है। और इकोनॉमी तो बद से बदतर होती जा रही है, खराब होती जा रही है, तो उससे तो बहुत ही अशांति है पूरे देश में। तो इसीलिए मैं समझता हूँ ये वाला चीज पूरी जो कौम है वहाँ की वो मंजूर नहीं करेगी। और जो पाकिस्तान की मेंबरशिप है बोर्ड ऑफ पीस में, वहां पर वो वहां पर क्या करने गए हैं, ये भी मेरे विचार से जो पाकिस्तान की जो जनता है उसको नागवारा गुजरेगा। वो $1 बिलियन देकर वहां की वो मेंबरशिप ले रहे हैं, उसका क्या फायदा होने वाला है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए। खाली वो थोड़ा सा उनकी, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप को फ्लैटरी बड़ी अच्छी लगती है, तो उनको फ्लैटर करने के लिए वहां पर गए, उनके कान में कुछ बोल रहे हैं वगैरह वगैरह, परंतु असल में कोई फायदा नहीं होने वाला है। पाकिस्तान अमेरिका को इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहा है, अमेरिका पाकिस्तान को इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहा है। और देखेंगे जिसका पाकिस्तान, ये अमेरिका का जब मोह थोड़ा टूट जाता है पाकिस्तान से, तो वो फिर उसके ऊपर वैसा ही दबाव डालना शुरू करेगा। बिल्कुल ऐसे ही सर, पहले भी यही होता आया है और अफगानिस्तान में भी हमने यही कुछ देखा था, इसीलिए लोग यहाँ पर परेशान है कि दोबारा से कोई नई प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट ना हो जाए। लेकिन सर आपने बोर्ड ऑफ पीस की बात की, तो उससे कुछ अचीव किया है अमेरिका ने या नहीं, क्योंकि कोई बड़ी कंट्री उसका हिस्सा नहीं बना। हाँ, कोई कंट्री नहीं बनी। उन्होंने तो कहा था, जो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था, जो करीब 35 हेड ऑफ स्टेट गवर्नमेंट वहां पर ज्वाइन करेंगे, वहां तो करीब 19 लोग आए। और मेरे ख्याल से कोई इतना महत्वपूर्ण देश वहां पर नहीं आया, यूरोप से नहीं आए, जो रीजनल कंट्रीज थी और जो थोड़ा सा बिहोल्डन है इसमें राष्ट्रपति ट्रंप की तरह, जो भाई उन्होंने कुछ अच्छा किया है हमारे लिए, कुछ फायदा,
क्योंकि वो उनको नाराज नहीं करना चाहते, तो इसीलिए वो चले गए हैं, उन्होंने दस्तखत कर दिए हैं। और कैसे वो $1 बिलियन जुटाएंगे, क्योंकि सभी बारिंग ये जो वहां पर गल्फ के जो 2-4 देश हैं उनके अलावा तो और किसी के पास इतना पैसा नहीं है जो वो अपना वहां पर दे पाए। परंतु कुछ ये भी कहा गया है जो 3 साल तक नहीं देना पड़ेगा, उसके बाद आपको वो अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो तब आपको देना पड़ेगा। अभी तो इसमें कोई इतनी ट्रांसपेरेंसी है नहीं, टर्म्स कंडीशंस इतने क्लियर है नहीं, और अभी तो रोल क्या ये परफॉर्म करेगी, जो केवल वो गाजा के बारे में बात करेंगे या फिर और जहां पर भी पूरे दुनिया में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं उनके बारे में भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो बनाएंगे, ये अभी कुछ नहीं मालूम है। हालांकि यूएन रेजोल्यूशन के अंतर्गत तो केवल गाजा के ऊपर इनका वो जो अथॉरिटी दी गई है, मैंडेट दिया गया है, परंतु राष्ट्रपति ट्रंप तो कुछ और कहते हैं। जो ये तो पूरी दुनिया में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसको हम देखेंगे, और वो पूरी फॉर लाइफ वो उसके प्रेसिडेंट बनेंगे, उसके चेयरमैन बनेंगे, चाहे वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं या नहीं हैं। तो मेरे विचार से उनको वो एक तो नोबेल प्राइज का मेडल मिल गया है, और शायद अभी वो दूसरा चाहते हैं, तो इसीलिए ये बोर्ड ऑफ पीस के उन्होंने इजाद किया है इसको। सर वो मेडल तो किसी और का था, उन्होंने वैसे उनको दे दिया है, लेकिन वो असल में तो ट्रम्प के नाम नहीं होगा, उन्हीं के नाम रहेगा जिनको दिया गया है। लेकिन सर इस तमाम सिचुएशन में चाइना कुछ खामोश सा दिखाई दे रहा है। आपको लगता है कि चाइना जैसी कंट्री जो है वो इस तरफ नहीं देख रही होगी, या यहाँ की सिचुएशन उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डाल रही है? देखिए, मैं समझता हूँ जो चाइना और जैसे सभी बड़े देश हैं वो अपने इंटरेस्ट को पहले देखेंगे। चीन भी ऐसे ही देख रहा होगा। चीन जरूर इस रीजन पर, इस क्षेत्र पर नजर रखे होगा, परंतु वो ओवर्टली कोई ऐसा काम नहीं करना चाहता है जिससे कि अमेरिका नाराज हो, राष्ट्रपति ट्रंप नाराज हो, क्योंकि वो अभी बिजी है अपनी पावर को और बढ़ाने में, और उसकी जो डिपेंडेंस है अमेरिका के ऊपर वो भी काफी है। तो क्योंकि उसके अब 500-600 बिलियन डॉलर का ट्रेड है दोनों देशों के बीच में, उसमें करीब 400 बिलियन डॉलर उसका पॉजिटिव बैलेंस है, ट्रेड सरप्लस है अमेरिका के साथ। तो वो नहीं उसको खराब करना चाहता। जो अगर अमेरिका को नाराज करता है, उसमें कुछ दिक्कत आ जाए वहाँ के जो एक्सपोर्ट मार्केट है, और वो अभी बातचीत चल रही है जो वहाँ से सेमीकंडक्टर सबसे जो सोफिस्टिकेटेड एनवीडिया के चिप्स हैं वो वहाँ पर आ रहे हैं, उनके ऊपर रोक टोक नहीं लग जाए, तो इसीलिए वो उस रिलेशनशिप को ऐसे अपना ओवरटली ईरान के उसमें सपोर्ट में आकर उसमें कोई वो नहीं खराबी डालना चाहता। परंतु मेरे ख्याल से कवर्टली तो जरूर वो कुछ ना कुछ जैसे सप्लाई करना, उसको वेपनरी, उसको इक्विपमेंट, ये बहुत सारे खबरें आ रही हैं जो वहां से भी और रूस से भी। हालांकि रशिया तो यूक्रेन के साथ भिड़ा हुआ है, 4 साल होने को आ गए हैं इस महीने, 20 दिन के बाद 4 साल हो जाएंगे। तो उसमें रूस के पास इतनी पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि उसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है। परंतु अब वहाँ के जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी हैं सर्गेई शोइगु, वो आज उधर हैं, चीन में हैं, और उनकी वांग यी से मुलाकात हो रही है वगैरह। तो वो दोनों के दोनों मेरे विचार से देश अपना कोऑर्डिनेट कर रहे होंगे जो कैसे इस रीजन में हमारा इन्फ्लुएंस बना रहे और इसको बचा कर रखें। हालांकि अमेरिका और इजराइल वगैरह इतना यहाँ पर प्रेशराइज कर रहे हैं और उनकी प्रेजेंस बढ़ती जा रही है, परंतु हमारा अपना जो है इन्फ्लुएंस वहां पर से खत्म नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए यकीनन वो वहां पर कुछ ना कुछ अपना वेपनरी, इक्विपमेंट, किसी प्रकार का वो सप्लाई जरूर कर रहे होंगे। और ये एक जरूर कारण होगा जो ईरान ने बताया होगा, हमारे पास इतनी वेपनरी है, इतनी मिसाइल्स हैं, आपकी जो शिपिंग भी, आपने एब्राहम लिंकन वहां पर भेजा हुआ, आपने फ्लोटिला एयरक्राफ्ट कैरियर वगैरह भेजा हुआ है, आपकी जो बेसेस हैं, तो उन सब को
मारने के लिए हमारे पास एडिक्वेट वेपनरी है, एडिक्वेट इक्विपमेंट है और मिसाइल्स है, और इनका इस्तेमाल हम केवल उनके ऊपर ही नहीं करेंगे, हम इजराइल के ऊपर भी करेंगे। और इजराइल तो छोटी जगह है, अगर इजराइल के ऊपर ये कुछ मिसाइलें पड़ गई तो उनको नुकसान बहुत ज्यादा हो सकता है। तो इसीलिए मेरे विचार से ये सब इनडायरेक्टली फ्रॉम बिहाइंड द स्क्रीन वो उनको ईरान की जरूर सहायता कर रहे होंगे किसी ना किसी तरीके से, हालांकि ऑब्वियस तरीके से ओपनली वो ऐसा कुछ नहीं कर रहे। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन सर बहरहाल पाकिस्तान में एक ये डर भी है कि ऐसा ना हो कि अमेरिका के साथ टेंशन ज्यादा बढ़ जाए ईरान की, और ऐसे में पाकिस्तान जो है वो एक नई प्रॉब्लम अपने लिए ना क्रिएट कर ले। बहरहाल सर देखते हैं कि किस तरह से ये चीजों को लेकर चलते हैं। बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया सर, हमेशा की तरह बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। जी मुझे भी बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।